दोनों बातों को लेते आए। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मंच पर जितनी भी शक्ति के बारे में हम लोगों ने बात की है समाज की, उसको लेते हुए अपनी बात रखी। इसको दखल जरूरी है। लगाना नहीं जानते होंगे। साथियों, मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। यहाँ जो लोग बैठे हैं, सुनील भाई ने जिक्र किया था, इसीलिए इस सवाल से शुरू कर रहा हूँ। राजभर समाज के कोई हैं? हो तो बताइए। एक जने हैं, दो लोग हैं, ये दो साथी हैं और यहाँ हैं। और इस चीज़ को सुनील भाई ने शुरू किया था कि पूछने पे कहते हैं कि राजभर समाज के हैं, राजभर जाति नहीं कहते हैं। ठीक है। और कई इन लोक विद्या की पंचायतों में 3-4 जगह मुझे भाग लेने का मौका मिला है। और ये जिस दावा को पेश करने की बात हम लोग सोचते हैं, उससे चर्चा मैं शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ बैनर पे लिखा भी हुआ, कृषि प्रोफेसर को 2 लाख का वेतन पाता है कि कृषि प्रोफेसर जितना वेतन पाता है उतना ही आय किसान की हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले। तो यहाँ पहला सवाल मैं ये उठाना चाहता हूँ, मैं सहमत हूँ इससे, लेकिन उसके साथ ये सवाल है कि भारतीय समाज से अलग, मान लीजिए यूरोप में, अमेरिका में प्रोफेसर की और पानी का पाइप बनाने वाले की जो आमदनी है, प्लम्बर, उसमें कितना अंतर है और भारत में कितना अंतर है, ये सुनील भाई, चित्रा जी, ये लोग, इनके बहुत से साथी बाहर रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि जितना अंतर यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ कम है। चीन में भी कम है, चीन में भी कम है और पूंजीवादी उन मुल्कों में भी कम है। ठीक है। तो आखिर ये हमारे समाज में क्यों इतना ज़्यादा है? और इसमें मुझे लगता है कि वो समाज कह के, समूह कह के हम लोग बचते हैं, कहीं न कहीं जाति प्रथा का सीधे सीधे इसमें बुनियादी भूमिका रहती है। और अगर हम लोग उसका पक्ष नहीं लेना चाहते हैं, ये जो एक हम लोग नारा दिया करते थे, ये पारमिता के पिताजी वगैरह जिस समूह में थे, हम भी थे तरुण शांति सेना में, तो एक नारा दिया करते थे कि शिक्षा का है क्यों यह हाल, दूर कलम से गई कुदाल। तो ये एक प्रतीकात्मक नारा था कि कलम और कुदाल के बीच में खाई क्यों ज़्यादा है। और कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि इस जाति प्रथा के कारण, मैं मजाक में राम जन्म को कह रहा था, राम जी भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए 1 मिनट के लिए। दर्शन अखाड़ा आते थे, पढ़ते थे हम, तो मैं कहता था कि दर्शन अखाड़ा, सुनील सर बुद्धे दर्शन, अब गोरखनाथ जी अखाड़ा। मजाक में नहीं कर रहा, दिखाई निकल गए। लगा दे भाई, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। और नहीं कोई आक्षेप है या कुछ उस तरह से है, लेकिन ये एक फ़र्क है। और फ़र्क जो है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग जाति प्रथा को मजबूत करने का, उसका पक्ष लेने की बात कहते रहते हैं, जाने अनजाने, और जाति प्रथा पर चोट करने की बात नहीं कहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। चिरई गांव में दीनापुर की पंचायत में मैंने कहा था, और यहाँ भी दोहराना चाहता हूँ, ये जो लोग BHU से जुड़े हुए हैं वो लोग
उसको तुरंत पकड़ेंगे। वहाँ बीटेक में सेकेंड ईयर मैकेनिकल में एक जॉब होता है, वो जॉब होता है 3 स्पीड हब साइकिल की, ताकि चढ़ान पे साइकिल थोड़ा एफर्टलेस तरीके से आराम से चली जाए, ज़्यादा गढ़ू ना लगे, आराम से जब चढ़ान आए तो उसको गियर में डाल दीजिए हल्का। सिंगापुरी साइकिल, यहाँ आम बोलचाल में लोग सिंगापुरी साइकिल कहते थे, लोग जानते होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। कम से कम 125-150 साल पहले उसका आविष्कार हो चुका है 3 स्पीड हब का। बीएचयू के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रोफेसर है वो उसका ब्लैक बोर्ड पे क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बना देता है, बच्चों को उसको जो है पूरा खोलना है और असेंबल करना है। जानते हैं वो क्या करते हैं, ये हम अपने ज़माने की बात कर रहे हैं 80-82 की। तो वो बच्चों को जो ये जॉब करना है उस गियर को लेके, सुनील भाई, सुनील भाई, वो जो 3 स्पीड हब है स्टर्मी आर्चर कंपनी का होता था, उसको ले करके वो सारे बच्चे सेकेंड ईयर मैकेनिकल के लंका पर आते हैं। वहाँ विश्वकर्मा जी एक मिस्त्री थे, विश्वकर्मा जी जो मिस्त्री थे, आप लोगों को हंसी आ रही, 25 रुपया उस जमाने में देते थे लोग, और उसको खोलना असेंबल करना विश्वकर्मा जी सिखाते थे। वो जो मास्टर साहब थे चित्र बनाते थे, हाथ से छूते नहीं थे। ये जो फर्क हमारे समाज में है इसको पकड़िए। और कहीं न कहीं हमारी ये मान्यता है कि विश्वकर्मा जी को भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए था और वो बेहतर मास्टर बनते। और पंडित जी जो पढ़ा रहे थे उनको भी हाथ का काम करना होगा तो वो भी बेहतर मास्टर बनते। ये दोनों चीज जरूरी है। अगर दोनों चीज नहीं होगी तो समाज की जो वास्तविक योग्यता है वो सामने नहीं आएगी। ये वास्तविक जो पूर्ण योग्यता, लोहिया इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो पूर्ण योग्यता की जो बात करते थे, तो ये हमारे यहाँ बौद्धिक कार्य, लगातार बौद्धिक कार्य करना है तो अयोग्यता आती है उससे। हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में एक अयोग्यता आती है जो केवल बौद्धिक कार्य करता है। उसी तरीके से जो केवल हाथ का काम कर रहा है उसको भी अगर बौद्धिक कार्य का अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो एक बेहतर उसमें वो काम करेगा। ये दोनों चीज होनी चाहिए। जब हम लोग ये मंडल कमीशन वगैरह का दौर चला था तो इस उदाहरण देते थे कि ये इससे जो है वो बढ़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, इस समूह कहा गया, ठीक है, समाज बार बार चित्रा जी के निमंत्रण में भी था, यहाँ भी शब्द आया, और कभी कभी आता है शब्द समूह और कभी कभी आता है जाति। समाजशास्त्र के व्यक्ति हैं सुनील भाई, मैं नहीं हूँ, तो ये 3 तरह के शब्द आ रहे हैं। हमारा मानना है कि समूहों के अंदर, और शायद समाजशास्त्र में भी मानते होंगे कि जो सांस्कृतिक विकास या सांस्कृतिक अधोगति है वो समूहों में ही होती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है, और इसकी निरंतरता से एक परंपरा भी बनती है। तो कौन सी परंपराएं ठीक हैं और कौन सी परंपराएं खराब हैं। खराब परंपराओं को हमें छोड़ना होगा, अच्छी परंपराओं को अपनाना होगा। ये दोनों चीज लेकर के अगर नहीं चलेंगे तो सामाजिक यथास्थिति को कहीं ना कहीं हम लोग मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। ये मैं इसलिए जानबूझ करके इसका जिक्र कर रहा हूँ। ये 3 अलग अलग शब्द, और शब्दों का बड़ा महत्व होता है। ये हम लोगों ने देखा है कि किसी भी चीज को नष्ट करना है तो उससे जुड़े हुए शब्द को पहले बदल दीजिए। बाबरी मस्जिद बोलना छोड़ दिए, विवादित ढांचा, जिन लोगों ने उसको तोड़ा उन लोगों ने लगातार उसको विवादित ढांचा कहा, जाकि आप भूल ही जाए कि बाबरी मस्जिद थी। तो उसी तरीके से, और ये केवल एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन के एक विशेषज्ञ थे, विषय से संबंध है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सुखदेव सिंह जी जो थे, तो भक्ति आंदोलन के बारे में उनको काफी जानकारी थी। वो बताते थे कि शंकराचार्य जी के समय में कैसे बुद्ध से बुद्धू बना, लुंच मुनि से लुच्चा बना। ये उदाहरण देते थे
कि जिस चीज को नष्ट करना है उससे जुड़े हुए शब्द को नष्ट कर दो, बदल दो, फिर खत्म हो जाएगा आगे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसीलिए जैसे ये समूह है, समाज है, जाति है, इन शब्दों के बारे में भी हम लोगों को साफ साफ समझना चाहिए। और जाति प्रथा जो है, उस जाति प्रथा के बारे में भी खुल के चर्चा हो भाई, कि कैसा समाज हम लोग चाहते हैं, जाति विहीन समाज चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये लोक विद्या के लोग जाति विहीन समाज चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि माने क्योंकि हमको गर्व करना है, गर्व तो हम करते ही हैं। भगवान बता रही हैं चित्रा जी की हम अपने काम को भगवान के रूप में मानते हैं, तो निश्चित ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मठ वठ को तोड़ना तो आसान है, मंदिर भगवान को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और राष्ट्रीय आंदोलन के समय से हम लोग इस चीज को समझें, अच्छी तरीके से समझें। जब लाखों लाख औरतें, मेरी माँ 3 साल जेल में थी, 14 वर्ष की अवस्था में गई थी कटक जेल में और करीब 18 वर्ष की उम्र में निकली। और उसके जैसी भारतवर्ष में उस समय हजारों महिलाएं थी, हजारों महिलाएं थी, लाखों लोग जेल गए थे। तो आखिर उस आंदोलन के चलते गए थे जिसमें स्त्रियां निकली थी घर से बाहर, सत्याग्रह के लिए स्त्रियां बाहर निकली थी और हर समाज की निकली थी। वो केवल घर में नहीं रह गई थी, वो क्या कहते हैं पिकेटिंग के लिए निकलती थी, जहां शराब की दुकानें रहती थी वहां जाती थी, कई रूप में जाती थी। सर फोड़ दिया गया नमक सत्याग्रह में, वहीं समुद्र के पानी में फेंक दिया जाता था कि जाके समुद्र का पानी फटे हुए सर में जाए। तो मैं इसलिए उसका कह रहा हूं कि उस समय जो सांस्कृतिक चेतना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में थी, उस चेतना के वजह से हिंदू महासभा कोई एक सीमा से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती थी। अब अगर इस बात को पूरे इसके दौरान भी हम लोगों ने देखा, जब ये भाजपा को सबक दो लेकर के हम लोग घूम रहे थे, तो ये बात भी आ रही थी। और उसी दौरान, ये तो चुनाव के बाद ये लोग चर्चा कर रहे हैं ना, मोदी ने बीच में भी शुरू कर दिया था कि वो एक पत्रकार को कि डंडा लेके पहुंच जाते हैं, माइक्रोफोन के लिए वो कह रहा था नरेंद्र मोदी, और यही नमक वाली बात थी। तो उस समय भी हम लोगों को वहां गांव में भी लोग मिले थे। मुझे लगता है कि कुछ बुनियादी चीजों की चर्चा, राजनीतिक 1-2 मिनट केवल उस पर बोलूंगा, तो मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं रहता है। अभी शपथ ग्रहण हुआ, अखिलेश यादव के लोग, और अखिलेश यादव ने बड़े फक्र से कहा कि अरे मेरे बनवाए हुए स्टेडियम में शपथ। अरे तुम्हारे बनाए, तुम्हारे जेब में से निकाल करके तुमने पैसा और बनवाया क्या? तुम्हारी पार्टी ने बनवाया? मेरे बनवाए हुए स्टेडियम में जो है आदित्यनाथ ने शपथ लिया। नरेंद्र मोदी जिस हवाई जहाज को हाईवे पे उतारे, मैंने पहले हवाई जहाज उड़ाया था वहां से, ये बोला था कि नहीं बोला था? बताइए। और उसको छोड़ नहीं रहा है, चुनाव हारने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। और उसी भाषा को, विकास की उसी अवधारणा को वो सामने रख रहे हैं। क्या बोल रही है? नहीं, मतलब हम कहेंगे कि राजनीति पर थोड़ा आए। जी जी और जी जी की शक्ति पर आए। जी, समाज की शक्ति और आर्थिक उस पर ही आएंगे। लेकिन ये राजनीति में ये कॉमन चीज है। राजनीति करने वाली मुख्य धारा की ताकतों में विकास की जो अवधारणा है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है। वो मोदी में और अखिलेश यादव की विकास की अवधारणा में फर्क नहीं है। अगर मोदी इस बात को कहता है कि हमने खिलाया, एकदम बेहूदी बात है। उसका कृषि मंत्री कहता है कि पेट्रोलियम मंत्री, वो सरदार जी थे कोई पेट्रोलियम मंत्री जो थे, अभी भी होंगे पेट्रोलियम राज्य मंत्री, उन्होंने ये कहा कि 35 रुपया प्रति लीटर हम टैक्स जो ले रहे हैं वो कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मुफ्त वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये पार्लियामेंट में कहा है उसने, और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। जब एक तरफ ये भी कहते हो और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि हम खिला रहे हैं तुमको और हमारा नमक नहीं। सीधी बात है, सरकार खेती नहीं करती है, सरकार खेती कराती भी नहीं है। खेती करता है किसान, और किसान का पैदा किया हुआ वो है। और कहीं ना कहीं उस पूरा के पूरा फूड कॉर्पोरेशन को खत्म करने की योजना है। ये 3 लागू हो जाते कानून
तो फूड कॉरपोरेशन अडानी के हाथ में जाने की पूरी तैयारी इसी से शुरू हुआ। अध्यादेश के पहले भी पंजाब में जब देखने लगे पंजाब के किसान की स्टील के सेलो बन रहे हैं, जमीन ले लिया था और वो अनाज के भंडारण के लिए गौतम अडानी के वो बन रहे थे। उसके वेबसाइट पे दिया हुआ था कि हम देश के हर कोने में यहां जब अनाज लेंगे किसान से तो रेल की पटरी हमारे गोदाम तक रहेगी और वहां से कहां ले जाएगी। जहां जहां चावल खाते हैं और पैदा नहीं करते हैं वो हावड़ा के पास हम ले जाएंगे, वो मद्रास के पास 3-4 वो बताया है, उनके वेबसाइट पर बताया हुआ है कि यहां यहां हम ले जाएंगे। यानी फूड कॉरपोरेशन आगे आने वाले समय में खत्म करने की योजना थी, मैं मानता हूं अभी भी है। और फूड कॉरपोरेशन में जो संग्रहित अनाज होता है वही कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन के उसमें जाता है, जिसको लोग पाते हैं, आम आदमी पाता है। तो ये खत्म करने की बात थी और वो उन कानूनों में ये बात एक बुनियादी बात थी। एक चीज अभी ये हरीशचंद्र जो बात कह रहे थे कि पहले तो चर्चा भी हो जाया करती थी, अब नहीं होती है। तो कम से कम यहाँ जिस समूह के लोग बैठे हैं उनको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। 2014 में मैं उसका उदाहरण ठोस देना चाहूँगा। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक ऐसे परिवर्तन हुए कि जो करीब 1100-1200 स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री के सामान जिनके बारे में संसद से पारित किया हुआ कानून था कि इसको बड़े उद्योगों में नहीं बनाया जा सकता है। उदाहरण में अंतिम जो 20 आइटम बचे हुए थे वो बता रहा हूं आपको। उनमें से दिया सलाई, अचार, बर्तन, दुकान को बंद करने का जो ये लोहे का शटर होता है, स्टेशनरी, फर्नीचर, ये चीजें ये पार्लियामेंट का पारित कानून था। उस कानून में था कि छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को संरक्षित करने के लिए ये चीजें बड़े उद्योग नहीं बना सकेंगे। उसके एनेक्चर में लिस्ट थी। मोदी के आने के बाद वो लिस्ट हो गई जीरो। विधिवत गैजेट हुआ, गैजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी में छपा, तारीख मैं आपको बता दूंगा। तो वो छप करके जीरो कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। तो उसके बाद ये जो छोटे उद्योग वाले लोग हैं, बताइए उनका सामान फिर वो मल्टीनेशनल के सामने टिकेगा? वही स्टेशनरी आईटीसी अब बना रही है, तंबाकू की बड़ी कंपनी है। और वही, और खरीदने के मामले में भी सरकारी महकमे में इन चीजों को खरीदने के मामले में भी विधिवत कानून था कि छोटे उद्योग से लोगे, अगर रजिस्टर लेना है तुमको, ये एकदम उसकी पॉलिसी थी। उस पॉलिसी को भी नरेंद्र मोदी ने विधिवत खत्म किया। और ये खत्म जब करते हैं तो कहीं ना कहीं कुटीर उद्योग वाले लोग, छोटे उद्योग वाले लोग, ऐसे बेरोजगार जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है, सही बात है, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिलनी है, और वो अगर अपना उद्योग बैठाते हैं तो उसको भी बाजार का अवसर समाप्त किया गया। ये जो खरीद की जो नीति थी वो खरीद की नीति में भी वो किया। मेरा मानना है कि किसान आंदोलन को इन मुद्दों को भी लेना होगा। और एक बहुत बुनियादी सवाल है, अब तक चर्चा नहीं हुई है, और चूंकि ये पंचायत थोड़ा और पंचायतों से ज़्यादा गंभीर है, आमतौर पे जो है इन बातों की गंभीरता से चर्चा नहीं होती है, इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ दोहराना, अभी तक आई नहीं है। और उसको मेरा मानना है कि यहाँ बैठे हुए कई लोग बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। वो है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो मजदूरी का हिस्सा है उसको कुशल श्रम मानना। अभी देखिए ना, हमने कोशिश की, वहाँ तो योगेंद्र यादव थे, वो नहीं पकड़ पाए, लगे हमको समझाने C2+50 कि C2 में क्या होता है। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप में से बहुत लोग वहां रहे होंगे। लेकिन उस C2 के अंदर जो वेतन मजदूरी का जो कंपोनेंट है वो मजदूरी कुशल नहीं मानी जाती है। बताइए, हमारे जैसा आदमी जो शहरी है उसको छोड़ देंगे आप खेत में तो क्या खेती कर लेगा?
वो शरीर श्रम करने को तैयार भी होगा तो नहीं कर सकता है। सैकड़ों साल पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी सीखता है आदमी खेती, जो खेती करता है, और उसको आप कह रहे हैं कि वो अकुशल है। ये आज तक जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो वेज कंपोनेंट है वो अकुशल माना गया है। तो कम से कम ये बनारस में जो बैठे हुए लोग हैं, वो मेरा ये विश्वास है कि अगर इसको उठा देते हैं, मैं सुनील भाई की तरह और राम जन्म की तरह मैं भी मानता हूं कि इस व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता। इसका कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ये इस आशय से मैं कह रहा हूं, क्योंकि वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य देना होगा तो आपको हर तरीके से और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। सीधे आपकी टकराहट ये पूंजीवाद की शक्तियों से होगी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो जैसे बुनियादी सवाल हैं, लोक विद्या और उसकी प्रतिष्ठा की बात मानने वाले लोगों को किसान के मूल्य में जो श्रम का हिस्सा है उसके प्रतिष्ठा की बात भी गांठ बांध करके रख लेनी चाहिए। और समूह, मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण दो, अभी इनको राम जी को देख करके याद आ गया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे डॉक्टर अशोक धवले। दीनानाथ जी हमारे बनारस जिले के किसान नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं गंगापुर से, तो वो गुजर गए थे। तो उसके बाद जो है उनकी स्मृति में एक सभा थी और आप लोगों ने सबने बुलाया था, तो हम भी गए थे। वहाँ हमारी डॉक्टर अशोक धवले जी से बात हुई और इसी सवाल पे हुई, क्योंकि ये चर्चा हो रही थी कि जो समिति सरकार से जो संवाद होगा उसमें जो है हन्नान मुल्ला साहब नहीं, डॉक्टर अशोक धवले रहेंगे, ये नाम आ रहा था। तो हम लोगों को लगा कि भाई एक अच्छा मौका है और हम लोगों ने बताने की कोशिश की। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर ठंडे दिमाग से अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। मेरे एक पत्रकार मित्र, वो शब्द निरंतर या ऐसे कोई पत्रिका है आप लोगों ने देखी हो, काफ़ी 3-3 महीने पे काफ़ी मोटी किसी एक विषय पर केंद्रित करके निकालते हैं। तो वो मोल्ला साहब के पास गए थे और उन्होंने उसके पहले बातचीत जो हुई थी हन्नान मोल्ला साहब से, उन्होंने यही कुशल श्रम वाली बात कही और पूरी तरीके से वो कन्विंस हुए। वो इंटरव्यू कहीं छपा भी है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो है, ये जो इसमें मजदूरी वाली बात है वो कुशल श्रम की होनी चाहिए। ये लोग जिनका पृष्ठभूमि हमारे वामपंथी साथियों का मजदूर आंदोलन वाला ही रहा है, ये इस किसान आंदोलन की देन है कि वो लोग पूरी तरीके से उसमें शामिल हुए, पूरी ताकत से शामिल हुए। ये कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन की खूबी रही है कि वो किसान मजदूर का अंतर विरोध नहीं खोज रहे थे, किसान मजदूर एक होकर के वो कर रहा था। उसी तरीके से यहाँ सबको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि जब महिला दिवस आया तो पंजाब से 40,000 महिलाएं धरना में शामिल हुई। उग्रहन साहब के संगठन की, अगर आप लोगों ने उस समय का वीडियो देखा, अभी भी देख सकते हैं, पीला पीला दुपट्टा लेकर के ये वहां गवा रहे होंगे, देखे होंगे ये, क्योंकि 24 घंटा और पूरा 13 महीना रहने वाले बॉर्डर पे रहे हैं जी। और तादाद भी हम गलत नहीं न कर रहे हैं, 40,000 महिलाएं। क्योंकि आप यहां से चले जाइए कन्याकुमारी तक, खेत में आपको महिला दिखाई देती है, खेती से जुड़ी महिला है। वो बहन कह रही थी कि भले हम घर में रह जाए, नहीं, घर के बाहर भी खेत में महिला क्या नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है। और उसको किसान वो है भाई, यानी केवल पुरुष किसान है। तो वो दिखाया गया, कम से कम 40,000 महिलाएं वहां आई थी जो उनके समूह से जुड़ी हुई थी। ये इस आंदोलन की एक भयंकर बड़ी उपलब्धि है, आगे आने वाले समय में भी रहेगी जब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये सारी बातें आएंगी। तो हरिश्चंद्र की बात पे मैं आना चाह रहा था कि हरिश्चंद्र, ये जैसे ये परिवर्तन हो रहे हैं ना, तो इसीलिए वो मुद्दे खत्म हो जा रहे हैं। अभी हमारे बुनकर साथी आएंगे, आए हैं, बुरा मत मानिएगा, ये आप लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग पावर लूम के बुनकर की बात आज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो गया, ये तो लगभग खत्म है। बोलिए,
हम गलत कर रहे हैं, टोक दीजिए हमको। लगभग खत्म है कि नहीं? और इसके भी संरक्षण का कानून था। आपके यहाँ पीली कोठी और यहाँ रहने वाले जो करोड़पति हैं, ठीक है, जो लोग एक्सपोर्ट खाली करते हैं, उन लोगों ने खत्म किया। कैसे किया? ये था कि जकात का काम, हम गलत बोल रहे हैं तुरंत टोक दीजिएगा, कि ये जकात का काम पावर लूम पे नहीं होगा, पावर लूम पे केवल कोरा कपड़ा बनेगा, ये कानून था। लेकिन उस कानून को धीरे धीरे इन लोगों ने बदला और नौबत ये आ गई कि सूरत में आज बनारसी साड़ी बन रही है, सुनील जी के और मेरे सामने रख दिया जाएगा तो हैंडलूम और पावर लूम में हम लोग फर्क नहीं कर पाएंगे। बोलिए गलत कर रहे हैं कि सही? वो जो पूरा इस तरीके से, और बनारस की सबसे बड़ी ताकत थी पूरे के पूरे देहात में, और ये कहीं से धर्म के आधार पर नहीं बटा था, पूरे ग्रामीण इलाके में पिछड़ा और दलित था बुनकर। ये पूरा चिरई गांव इनका इलाका, हमने वहां भी जिक्र किया था। सराय, हम पैदा अपने राजघाट में ही बचपन हमारा बीता है, तो सराय मोहाना सबसे ज्यादा जाते थे। सराय मोहाना पूरा गांव बुनकरी से जुड़ा हुआ था, करघा भरा हुआ था। कैसे खत्म हो गया भाई? आखिरकार वो होता था ना, लोग आते थे डिजाइन वाला, वो दफ्ती पर जिसपे जो है डिजाइन का छेदा करके जो भाई साहब इसको भी जान लीजिए, लोक विद्या की बात हो रही है। वो पूरा जो चित्र और नक्काशी है वो दफ्ती में, जैसे फोर्ट्रान का कंप्यूटर पुराना जो फोर्ट्रान का कार्ड में जैसे होता था 0101, उसी तरीके से उस पूरे डिजाइन को बाइनरी सिस्टम से छेदा किया जाता था। आज भी वो जो पूरा डिजाइन रहती है और वो भी टंगाया जाता था करघे के ऊपर। और ये खत्म करने में सरकारें भी रही हैं और वो पैसे वाले लोग जो कि नाम के पीछे अंसारी लगा है, सोसाइटी जी, उनकी सोसाइटियां वो सब अपनी जगह। प्लानिंग कमीशन में रहते थे, योजना आयोग में रहते थे लोग अंसारी के नाम पे, और बुनकर का नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि कैसे ये जो संरक्षण है उसको हटाओ। बोला गलत कहा था तो टोक दिया। मोहल्ले के थे, हाँ, और एक जने नहीं, ऐसे कई लोग रहे ना। और लगातार जो है वो इससे क्या मतलब? नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब, हाँ कंक्लूड कर रहे हैं कि जब हम लोग बुनकर के हित की बात करेंगे, किसान की हित की बात करेंगे, तो इन बुनियादी चीजों को रखेंगे अपने दिमाग में कि कपड़ा नीति को छोड़ करके आप नहीं केवल चल दें। कपड़ा नीति में कैसे कैसे परिवर्तन आए। ये कपड़ा नीति अंगूठा काटने वाली थी, जैसे ढाका के मलमल के कारीगरों का अंगूठा काटा गया, लाखों करोड़ों बुनकरों का अंगूठा काट दिया गया है। इस चीज को कबूल कीजिए। बिजली की बात उठाएंगे, अरे हम चैलेंज करते हैं कि बिजली फ्लैट रेट के नाम पर एसी चलता है उन पैसे वालों के यहाँ, एक एक कमरे में एसी रहता है, फ्लैट रेट देंगे? क्यों देंगे भाई? आम बुनकर को दीजिए, आम कारीगर को दीजिए, समझ में आता है। और वो मदनपुरा में रहने वाले जो एक्सपोर्टर हैं, एक एक कमरा में जिनके एयर कंडीशनर है, चलिए हम दिखा दें, और फ्लैट रेट देंगे। तो इन चीजों पे खुल करके बात होनी चाहिए, और उसके साथ साथ तब आपकी लड़ाई मजबूत होगी। हर जगह इस चीज को हमको लेके जाना होगा, चाहे बुनकर का सवाल हो, कारीगर का सवाल हो। इन जो बुनियादी नीतियां हैं, उन नीतियों के बारे में भी वो करना होगा। अंत में मैं सूचना देना चाहता हूं और आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, कल और परसों मजदूरों की हड़ताल है। मजदूरों की तमाम ट्रेड यूनियन लगातार संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन करती रही है, और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी निर्णय लिया है कि हम मजदूर आंदोलन का, जिसमें मुख्य जो मुद्दा है वो निजीकरण का है, महंगाई का है, ये बीमा बैंक जिसमें देश भर के आम आदमी की दौलत जिसमें इकट्ठा है, उस दौलत को निजी हाथों में सौंपने का सोच लीजिए। उसका मतलब मैंने प्रतीक में बता दिया कि जनता की कमाई का जो बचत का पैसा कहाँ जाता था, बीमा में जाता था, बैंक में जाता था, और वो बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का, उसका प्रतिवाद
एकदम अंतिम दौर मान लीजिए, तो वो लोग तो थोड़ा मजबूत हैं किसान से। 2 दिन का वेतन कटवा करके और 2 दिन की कंप्लीट हड़ताल रहेगी। वेतन काटने का नोटिस दे चुके हैं वो लोग। इसका सीटू कॉल है, सबका, सभी दलों का संयुक्त ट्रेड यूनियन का कॉल है, केवल सीटू का नहीं है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन सीपीआई का है, सबसे बड़ा है बैंक में, सब है। हाँ, ये सारे लोग हैं। तो ये सारे लोग उनकी संयुक्त वो है, किसान मोर्चा ने उसका साथ दिया है। तो हम आह्वान करना चाहते हैं कि मंडल के स्तर पर चंदौली वालों को भी कहना चाहते हैं कि बीमा का मंडल कार्यालय बड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा भेलूपुर में है, वहाँ 11 बजे आइए। हर जगह से, चाहे दवा एसोसिएशन माने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले यूनियन के लोग हों, चाहे अन्य सभी समूहों के लोग, वहाँ मजदूर वहाँ पहुँचेंगे। हमारा ये मानना है कि ये जो समूह यहाँ बैठा है वो भी वहाँ पहुँचे, ताकि ये उनको भी एक संकेत मिले कि ये मजदूर भी किसान भी मजदूरों के साथ हैं, कारीगर भी उन मजदूरों के साथ हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग 11 बजे जरूर पहुंचिए और बहुत ही व्यवस्थित तरीके, भाई संगठित हैं सब, उन लोगों का वैसा तरीका अलग ढंग का है थोड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर लेके जाइए, एकदम स्वागत है। और लगातार वो लोग ये संपर्क किए हैं। अभी यहाँ बैठक में थे तब भी वो नारायण चटर्जी का फोन आया था, जो यहाँ के ट्रेड यूनियन के माने LIC की यूनियन के सबसे बड़े वो हैं, और बैंक के भी। तो साथियों, हम ये चाहते हैं कि उसमें जरूर आएँ, और कहीं ना कहीं खेती किसानी बुनकरी से भी जो सरकारी नीतियों में जो थोड़ा बहुत मिलता था बैंक से, बीमा से, वो भी खत्म हो जाएगा अगर निजीकरण पूरी तरीके से होगा। यह भी दिमाग में रखिएगा। और कल हम फिर चाहेंगे कि आइएगा। अगर मेरी बातों से कुछ सवाल दिमाग में उठता हो तो जरूर वो कीजिएगा। अंत में फिर कहूँगा, समाजवादी कार्यकर्ता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझको ये बात बार बार अखरती है, जब ये समाज माने जाति नहीं कहे समाज कह दें और उतने से तो मैं मानता हूँ कि ऐसा समाज जिसमें कि नकारात्मक चीज़ें भी हैं और नकारात्मक चीज़ें भी परंपरा में चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको छोड़ना होगा। सकारात्मक चीज़ें जो है उनको रखिए ना, लेकिन उन नकारात्मक चीज़ों पे चोट करना होगा। ये जाति प्रथा बनाई गई है, जिनके हाथ में सत्ता है सामाजिक, उस सामाजिक सत्ता को टिकाए रखने के लिए बनाई गई है। उस ब्राह्मणवादी सत्ता पर भी चोट करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।